और किसी लड़की को उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। अब उस लड़की ने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो वो डे ड्रीमिंग करेगा कि मैं ऐसा नौकरी निकालूंगा, ऐसा सरकारी नौकरी करूंगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आएंगे, बहुत सारी उलझनें आएंगी। आज हम उन्हीं उलझनों पर बात करेंगे और मैं आपके सामने उसका सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगा। एस्पिरेंट्स के मन में एक उलझन ये होता है कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करूं। देखिए, आपके घंटे जो पढ़ाई के होते हैं वो अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 8, 10, 12 घंटे पढ़ने होंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बैंक, एसएससी, रेलवे, जो मीडियम लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, इनके लिए अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ाई करते हैं तो सफिशिएंट है। उसमें से 3-4 घंटे आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में लगना चाहिए और बाकी जो समय है वो मॉक या क्विज़ किसी एक में। अब इसमें भी 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। पहला होता है, उन्हें लवर कहा जाता है, और लवर की सबसे खास बात क्या है कि वो डे ड्रीमिंग अधिक करते हैं। मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं और किसी लड़की को उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। अब उस लड़की ने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो वो डे ड्रीमिंग करेगा कि मैं ऐसा नौकरी निकालूंगा, ऐसा सरकारी नौकरी करूंगा कि सीधा उसका रिश्ता मेरे घर में आएगा। तो ये एक तरीके से डे ड्रीमिंग हो गया। अगर आप इस तरीके के डे ड्रीमिंग करते हैं और कितने भी घंटे, दिन में 10-12 घंटे भी पढ़ लीजिए, तो कोई उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आने वाला। फिर वो करंट अफेयर्स या किसी भी तरीके का मटेरियल ढूंढते रहेंगे, 4 जगह से मटेरियल इकट्ठा करेंगे। कोई एक मटेरियल को पर्टिकुलरली सॉल्व करे या ना करे, 4 जगह से मटेरियल ढूंढकर इकट्ठा ज़रूर करेंगे। सोशल मीडिया पे आए दिन हर किसी ओंगे पोंगे का स्ट्रैटेजी देखते रहेंगे, 50 तरह का स्ट्रैटेजी देखेंगे और कंफ्यूज होते रहेंगे, उसको अप्लाई नहीं करेंगे। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, और इस पे गॉसिप करेंगे कि इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा, रिजर्वेशन रहेगा या नहीं रहेगा। इस तरीके के चर्चे में अक्सर शामिल होते रहेंगे। ये हो गए लवर कैटेगरी के स्टूडेंट्स। दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट, इनको किलर कहा जाता है। ये डे ड्रीमिंग करते हैं मगर बहुत थोड़ा सा, सपने देखना ज़रूरी है। उसके बाद ये एक मटेरियल को पकड़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तब तक कि जब तक उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के गॉसिप से वो दूर रहेंगे, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए 6 घंटे की पढ़ाई पर्याप्त है। ये रहा आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सबके मन में आता है, जो भी तैयारी कर रहे होते हैं उनके मन में आता है, क्या हमें कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, कोचिंग कोई ख़राब चीज़ नहीं है। अगर आपको क्लास में, स्कूल में कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप एक्स्ट्रा ट्यूशन्स क्लासेस लेते हैं, तो वो एडिशनल सपोर्ट है, वो कोई गलत चीज़ नहीं है। मगर क्या सबके लिए कोचिंग ज़रूरी है? इस चीज़ को आपको पता करने के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप बताऊंगा, आपको वो करना होगा। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एसएससी हो गया या बैंक हो गया, आप उसके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए और उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। अभी आप टाइम लिमिट उस क्वेश्चन में नहीं लगाइएगा, अभी आपको सिर्फ उसको सॉल्व करना है। अगर आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं या फिर भी 80 to 90% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हैं बिना टाइम लिमिट के, तो आप समझिए कि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोचिंग जाएंगे, आपको बेसिक से शुरुआत करना होगा, आपका टाइम वहाँ पर वेस्ट होगा। उस टाइम को आप प्रैक्टिस करने में लगाइए, स्पीड बढ़ाने में लगाइए। कुछ एस्पिरेंट्स जिनसे वो सवाल नहीं बनते हैं, वो कोचिंग की हेल्प लें, ऑनलाइन के फॉर्म में हो, ऑफलाइन हो, जिस तरीके का भी हेल्प हो, उससे उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा, टाइम कम लगेगा प्रिपरेशन में। तीसरा सवाल जो एस्पिरेंट के मन में आता है कि मेरे लिए कितने साल का प्रिपरेशन सफिशिएंट है, अगर वो कोचिंग ले रहा है या बेसिक से शुरुआत कर रहा है। तो देखिए, मध्यम लेवल एग्ज़ाम के लिए 1 साल का प्रिपरेशन सफिशिएंट है। उसमें सिलेबस ख़त्म हो जाता है, कोर्स ख़त्म हो जाता है और आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। हाँ, अगर आप लोअर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 3-4 साल लग जाएगा, उसमें भी होगा नहीं होगा गारंटी नहीं है। इसमें एस्पिरेंट का अगला डाउट होता है कि मैं कितने सारे मॉक टेस्ट दूं। अब मॉक टेस्ट जो है वो आपका ना विनिंग और लूजिंग में डिफरेंस क्रिएट करता है। मेरे एग्ज़ाम्स के लिए मैंने एग्ज़ाम के प्रीलिम एग्ज़ाम के 2 महीने पहले
हर रोज़ एक मॉक टेस्ट दिया था, हर रोज़, एवरी डे। मेरा यही स्ट्रैटेजी था कि अगर मैं 60 दिन मॉक टेस्ट दूंगा तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाऊंगा जो कि मॉक टेस्ट रेगुलरली नहीं दे रहे हैं। मेरा उस ढंग से बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगा, मेरा प्रैक्टिस उसी ढंग से सेट हो जाएगा, मेरा स्पीड लिमिट उसी में डिफाइन हो जाएगा। हाँ, मॉक टेस्ट के अलावा मैं बेसिक प्रैक्टिस भी करता था, क्वेश्चन सॉल्व करता था, लेकिन 60 डे मिनिमम मैंने दिया मॉक टेस्ट को। कई स्टूडेंट्स मेरे पास सवाल लेकर के आते हैं कि सर मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्या करें, क्या किया जाए। देखिए, मॉक टेस्ट का मार्क्स जो है ना वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिसाइड नहीं करता है। आपको कोशिश करना है कि मुझे कम से कम ईच टॉपिक में 50% मार्क्स आए। यानी कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या क्वांट का सेक्शन है उसमें 30 क्वेश्चन है तो आप कोशिश करिए कि मेरा 30 मार्क्स में 15 मार्क्स मिनिमम, बेयर मिनिमम आए। अब क्या होता है ना कि किसी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट बहुत टफ होता है और किसी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट इजी टू मीडियम लेवल का होता है। तो आपको ऐसे ही सर्च करके दो प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट लेना होगा। उससे क्या होगा कि इजी टू मीडियम जब आप सॉल्व करते हैं उसमें आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस और मोराल बूस्ट अप होता है। हाँ, अगर आपके दोनों प्लेटफॉर्म पे मार्क्स कम आ रहे हैं यानी कि आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि परसेंटाइल, तो मॉक टेस्ट का परसेंटाइल जो होता है ना वो बहुत ही वेग होता है, उसको चेक नहीं करना चाहिए। कुछ 30 मार्क का स्टूडेंट क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट को पॉज कर देते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल करके और फटाफट उसमें लगा देते हैं आंसर में और 100 में 100 मार्क्स ले आते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट का जो एक्यूरेसी है परसेंटाइल का उसको कम कर देते हैं। उन्होंने खुद का भविष्य के साथ तो खेला ही, साथ में दूसरे स्टूडेंट का भी कॉन्फिडेंस गिरा दिया। इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आप सॉल्व करने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि कितने, मिनिमम 50% तो आपको करने ही करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया मॉक टेस्ट का कि कितने मॉक टेस्ट में मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो क्या करने चाहिए। मिनिमम 50% का आपको ट्राई करना है मॉक टेस्ट को। 1-2 एस्पिरेंट मेरे पास ऐसे भी आए जो वो जॉब कर रहे थे, तो उनका सवाल था कि क्या हमें जॉब के साथ प्रिपरेशन करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए जॉब। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हर एक एग्ज़ाम का अलग अलग लेवल होता है। मैंने जॉब के साथ प्रिपरेशन की, उससे क्या होता है मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन है, मुझे डर नहीं लगा कभी एग्ज़ाम को भी फेस करने में। और अगर आप बिना डरे खेलते हैं तो आप बहुत अच्छा चांस है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं उसमें। तो जॉब के साथ अगर आपको सही में स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा कि सर जॉब के साथ अगर आप तैयारी करते हैं उसकी अलग से स्ट्रैटेजी बना दीजिए। तो हाँ, जॉब के साथ अगर आप प्रिपेयर करते हैं वो आपका एडिशनल प्लस पॉइंट है। मीडियम लेवल एग्जाम्स आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। आपको एक एडिशनल बैकअप का कॉन्फिडेंस आपके साथ रहेगा जो कि और एस्पिरेंट्स के साथ नहीं है। कई स्टूडेंट्स मेरे पास कुछ सवाल लेके आते हैं, जैसे रिलेशनशिप हो गया या फ्रेंड सर्कल हो गया, तो क्या हमें उसे कम्प्लीटली छोड़ देना चाहिए, जिम जाना छोड़ देना चाहिए या उसके साथ हमें उसे मैनेज करना चाहिए। देखिए, नंबर ऑफ़ आवर्स आपका फिक्स है, मैंने 6 घंटे लिख दिया। 6 घंटे आप क्वालिटी स्टडी करिए, उसके बाद रिलेशनशिप, फ्रेंड सर्कल सब में जाइए, अच्छे से इन्वॉल्व होइए। उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा। हाँ, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस दे रहा है या फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस दे रहा है तो वहाँ आपको उन्हें दरकिनार करने की ज़रूरत है। जिम का जो बात है, जिम मैं पर्टिकुलरली जिम जाता नहीं, लेकिन हाँ कुछ लेवल का एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, बी इट वॉकिंग, बी इट रनिंग, साइकिलिंग, जो भी आपको अच्छा लगे 15-20 मिनट आप करिए। आपको वो एडिशनल बेनिफिट रहेगा, आपका शरीर फिट रहेगा, बहुत अच्छे से और मन लगा के पढ़ाई कर सकते हैं फोकस के साथ। कुछ स्टूडेंट्स का आता है कि सर हम फर्स्ट डे से मॉक टेस्ट दें या पहले हम प्रिपेयर करें। देखिए, आपकी तैयारी जब तक कंप्लीट नहीं होती, यानी कि जब तक आपका फाउंडेशन क्रिएट नहीं होता, आप मॉक टेस्ट मत दीजिए। उससे क्या होगा कि आप मॉक टेस्ट में जब ख़राब स्कोर करेंगे, एक तो मॉक में दिए हुए टेस्ट के जो पैसे वो वेस्ट होंगे, प्लस आप ख़राब भी स्कोर करेंगे। सबसे पहले आप अपना सिलेबस ख़त्म कीजिए, उसको 6 महीने 7 महीने में जितना भी समय लगे उसको ख़त्म कीजिए, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करिए। मॉक टेस्ट जो होता है वो टाइम लिमिट में बाउंड होने के लिए किया जाता है। एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक मॉक टेस्ट दिया हुआ स्टूडेंट में, दोनों में डिफरेंस ये होगा कि एक नॉर्मल स्टूडेंट है वो ज़्यादा समय लगाएगा क्वेश्चन करने में, और एक मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया हुआ स्टूडेंट कम समय लगाएगा, टाइम बाउंड में वो सवाल कर जाएगा।
तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है 6 से 7 महीने लगा करके, उसके बाद 2-3 महीने मॉक टेस्ट देना है। जब इंटरव्यू होता है, ये तो खैर लास्ट की बात है, जब इंटरव्यू होता है तो लोग पूछते हैं कि सर हॉबीज़ में ऐसा क्या क्या रखें जो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने के लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, हॉबी एक ऐसा चीज़ है ना जो आपके डेली दिनचर्या में वो इंक्लूडेड है और वो आपको फ़न या स्ट्रेस रिलीज़ करता है, वो आप डेली बेसिस पे करते हैं। अगर आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो आप रीडिंग को, मतलब एज ए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन को हॉबी नहीं लिखिए। वो चाहे इंस्टाग्राम पे आप रील ही क्यों ना देख रहे हो, उसको आप हॉबी मत लिखिए, वो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। आप हॉबी में दे सकते हैं, जैसे अगर आप पर्टिकुलरली कोई काम करते हैं या आप गिटार बजाते हैं या अगर आप पेंटिंग करते हैं या सिंगिंग करते हैं तो आप उन सब चीज़ों को हॉबी में डाल सकते हैं। अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट हैं जो कुछ नहीं करता तो आप एक मेरे जैसा बुक रीडिंग कर सकते हैं कि हाँ मैं बुक रीडिंग करता हूँ, तो उसमें क्या हो, आप 4-5 ऑथर के किताब प्रिपेयर कर लीजिए कि हाँ उसका क्या कंटेंट है, 4-5 किताबें आप पढ़ लीजिए, तब वो आप उसको हॉबी में डालिए। तो मैंने रखा था बुक रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, हाँ यही दोनों रखा था बस। तो उसमें से मेरे एक से सवाल भी आया था कि रिसेंटली आपने कौन सी बुक पढ़ी, तो मैंने बताया कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीवन आर कॉवी। तो इस तरीके के सवाल उससे आ सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। और लास्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये स्टूडेंट का नहीं है, ये मेरे तरफ से सवाल है कि आखिर कब तक हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहनी चाहिए। 5 साल 6 साल लगे रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 साल मैक्सिमम 3 साल, उससे ज़्यादा आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पीछे मत भागिए, आप अपना यूथ वेस्ट करेंगे। हम इसमें देखते हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। लोग सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आ गए हैं दे आर किंग। नो, वी आर नॉट किंग, वी आर जस्ट a simple normal taxpayer with just a cog in a wheel. We are not the king. Simple. तो आप 2-3 साल मत लगाइए, 2-3 साल से ज़्यादा मत लगाइए इसमें। उसके बाद आप कुछ और सोचिए, अगर नहीं हो रहा है तो हो गया तो वेल एंड गुड, आप हमारी साइड आ जाइएगा। तो आई होप कि मैंने आपके जो डाउट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। अगर कुछ और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू।